हमने आपको बहुत सारे गैंगस्टर की स्टोरी बताई, बहुत से डॉन की स्टोरी बताई, और अगर हम डॉन की बात करते हैं तो दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। अब दाऊद का नाम जिस तरीके से लिया जाता है उसे देखकर यही लगता है कि शायद कोई ऐसा नहीं रहा कि जिसने भी दाऊद के गिरवान पर हाथ डालने की कोशिश की हो या उसे मारने की कोशिश की हो, क्योंकि अक्सर सभी कहानियों में ऐसा सुनने को भी कम ही मिलता है, ना के बराबर ही ये आपने सुना भी होगा। लेकिन आज जिस अपराधी की बात हम करने वाले हैं, जिस कुख्यात की बात हम आपको बताने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि जिस डॉन की बात हम आपको बताने वाले हैं, वो एक ऐसा खूंखार व्यक्ति था कि जिसने दाऊद की रैकी की थी, या फिर यूं कहें कि दाऊद को जब ये पता लगा कि उसकी रैकी हो रही है तो उसने दुबई छोड़ दिया और पाकिस्तान में शरण ले ली। अब जिस व्यक्ति की हम आपको बात बताने वाले हैं, इसके बारे में एक बहुत खास चीज़ ये भी है कि ये रूप बदलने में माहिर था। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। आज जिस अपराधी की बात हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है मदन चौधरी उर्फ मेंटल। अब इसको मेंटल क्यों कहते हैं, जब आप इसकी पूरी कहानी सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि इसके नाम के पीछे मेंटल क्यों लगा। शुरुआती दौर में मदन के पिता मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर अग्रीपाड़ा के DIT चोल में रहना शुरू करते हैं, और इसके बाद मदन चौधरी भी अपने पिता के साथ वहाँ काम करने की मदद करता है और वो न्यूज़पेपर में काम करना शुरू कर देता है। वहीं मदन का भाई मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में काम करना शुरू कर देता है। हालांकि बाद में वो शिवसेना का दामन थाम लेता है और एक नेता बन जाता है। मदन इन सब से दूर था। हालांकि वो न्यूज़पेपर का काम जब भले ही कर रहा हो, लेकिन उसकी दिलचस्पी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन बनाने में थी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ उस दौर में अंडरवर्ल्ड का दबदबा चल रहा था मुंबई में, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ और इसी के चलते उसने शुरुआती दिनों में अरुण गवली का दामन थाम लिया। हालांकि कुछ दिन बाद अरुण गवली से उसकी ठन गई और उसके बाद वो जाता है सुभाष सिंह ठाकुर के पास। जी हाँ, वही सुभाष सिंह ठाकुर जिससे कभी दाऊद ने अपराध की दुनिया के गुर सीखे थे। अब वो सुभाष सिंह ठाकुर के अंडर में काम करता है और उसके अंडर में जैसे ही जाता है वो तो छोटे मोटे अपराध करना शुरू करता है, लूटपाट शुरू कर देता है और उसके साथ ही वो अवैध वसूली भी करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे उसे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ना था, तो उसने हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया, और सब कुछ जब ये कर रहा था तो वो सुभाष सिंह ठाकुर के कहने पर करता था। और इसकी यही जो आदत थी जो सुभाष सिंह ठाकुर को सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो ये थी कि ये भेष बदल कर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाता था। जितना भी हथियार सप्लाई करने का इसका काम होता था वो ज़्यादातर डॉक्टर के भेष में होता था या फिर किसी जॉब एम्प्लॉय के भेष में होता था। अब ये एक अपने हाथ में एक बैग लेकर रखता था जिससे लगे कि हाँ भाई ये कोई जॉब एम्प्लॉय है, या फिर इस तरीके का बैग रखता था जो अक्सर डॉक्टर अपने पास रखते हैं जिसमें दवाई वगैरह होती है। तो देखने में यही लोग समझते थे कि ये कोई डॉक्टर है और दवाई लेकर जा रहा होगा, लेकिन असल में उस बैग में दवाई नहीं हथियार होते थे जो ये सुभाष सिंह ठाकुर के कहने पर सप्लाई किया करता था। अब मदन चौधरी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि छोटा राजन और छोटा शकील दोनों से बहुत खार खाता था। अब क्योंकि जब ये उनसे खार खाता था तो उनसे भिड़ने के तरीके ढूंढता रहता था कि मैं किस तरह इन्हें सबक सिखाऊं। हालांकि ये जो क्या कारण रहे हैं वो तो आज तक कभी किसी को नहीं पता, लेकिन इसे लेकर इसके गैंग के आदमी भी इसको बहुत समझाते थे कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे परिवार पर भी बात आ सकती है। लेकिन ये उनसे किसी से नहीं समझता था। ये इसे जो करना होता था ये कर देता था, और उसके बाद क्या उसका परिणाम होगा, क्या उसके परिवार वाले भुगतेंगे, क्या वो उसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ये किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता था। और शायद इसी वजह से इसको जो इसके गैंग के लोग थे या जो और जो पूरी गैंग आस पास फैली हुई थी वो सभी इसको मेंटल कहकर बुलाते थे। अब इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य ये भी हैं कि जब ये पैसों का लेन देन किया करता था या फिर इसको हथियार की सप्लाई करनी होती थी तो ये अक्सर ट्रेन में सफ़र करता था, घर से निकलता था भेष बदल कर, और ये फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट बुक करता था और उसी से हथियारों की सप्लाई किया करता था। लेकिन जब ये इनका काम चल रहा था तभी सुभाष ठाकुर और भाई ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और इनके जो सारे धंधे जो ये हैंडल किया करते थे वो सारे अब मदन चौधरी के अंडर में आ जाते हैं, और मदन चौधरी उनको खूब ही निभा रहा था। बड़ी निडरता के साथ सारे धंधे को प्रॉपर तरीके से चला रहा था। अब इसने धीरे धीरे करते हुए एक अपने धंधे को बढ़ाना सोचा और फिल्म इंडस्ट्री में घुसता है, और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता थे या जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे जिनसे पैसा वसूल सकता था, इसने किसी को नहीं छोड़ा, इसने सबसे पैसा वसूला। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पूरे अंडरवर्ल्ड में ये सबसे चालाक रहा है, क्योंकि किसी भी आदमी ने भेष बदल कर अपना काम पूरा करने में इसकी बराबरी कभी नहीं की।
मदन चौधरी की ज़िंदगी में इस समय सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक शख्स की एंट्री होती है और वो शख्स था कालिया एंथनी। कालिया एंथनी उस समय दाऊद से अपने भाई एल्बर्ट की मौत का बदला लेना चाहता था। अब इस दौरान कालिया एंथनी और मदन चौधरी दोनों आपस में मिलते हैं, मिलकर थोड़ा अपना बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं और इसी बीच में इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है। अब इसी को लेकर जब तक दाऊद मुंबई में था, दुबई नहीं गया था, तभी कालिया एंथनी अपने भाई का बदला लेने के लिए दाऊद के घर पर हमला करवा देता है। हालांकि दाऊद घर पर नहीं मिलता और उसके घर में काफ़ी तोड़फोड़ होती है, लेकिन उसके बाद जब वो समय बीता थोड़ा सा और दाऊद दुबई में शिफ्ट हो गया, लेकिन एंथनी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें खलने लगी कि जब उसके भाई को उसने मारा है और वो उससे बदला नहीं ले पाया, तो इसके लिए वो मदन चौधरी से मदद मांगता है और मदन चौधरी उसके कहने पर दाऊद के पीछे दुबई जाता है और वहाँ जाकर पता लगता है कि दाऊद किसी बिजनेस के चक्कर में केन्या चला गया है और वो फिर वापस भारत लौट आता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जो मदन दाऊद के पीछे जो दुबई भेजा गया था, वो इसलिए भेजा गया था ताकि वो उसकी रेकी कर सके और उसके सारा जो पूरी दिनचर्या है उसको एक बार नोटिस कर सके, ताकि उसको मारने में आसानी रहे, दाऊद को मारने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार हो सके। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि दाऊद केन्या में है, तो काला एंथनी केन्या के एक सुपारी किलर से कांटेक्ट करता है और उसे दाऊद को मारने की सुपारी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं दाऊद को ये चीज़ इसकी भनक लग जाती है और दाऊद केन्या छोड़कर पाकिस्तान की शरण ले लेता है। अब यही वो मोमेंट था जब मदन चौधरी उर्फ मेंटल को सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहें कि डॉन जो अंडरवर्ल्ड थे उनमें ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है कि ये मदन चौधरी ही वो शख्स है जिसने दुबई जाकर दाऊद की रेकी की और दाऊद को पाकिस्तान भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसके बाद जब दाऊद पाकिस्तान शिफ्ट होता है तो मुंबई में हलचल बढ़ती है, क्योंकि दाऊद ये समझ गया था कि अगर उसने अभी एक्शन नहीं लिया तो उसकी आने वाले समय में हत्या भी हो सकती है। और जब वो इस चीज़ की छानबीन करता है तो उसे पता लगता है कि जो उसके पीछे आदमी भेजे गए थे वो कालिया एंथनी के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन तभी 1985 में कालिया एंथनी का पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी जाती है और ये कुछ चीज़ें, हालांकि उसके परिवार ने आरोप भी लगाया कि ये जो एंथनी की हत्या हुई है ये दाऊद के मिली भगत से हुई है, दाऊद और पुलिस मिली हुई है। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमेशा अंडरवर्ल्ड में चलता ही रहा है, पुलिस वालों के हाथ अंडरवर्ल्ड के साथ मिलने की खबरें हमेशा से सामने आती रही हैं। लेकिन कालिया एंथनी को लेकर एक अलग से हम एपिसोड बनाएंगे। अब बात हम करते हैं मदन चौधरी की। मदन चौधरी ने इस समय तक, जब वो दाऊद की रेकी करके वापस भारत आया, तो उस समय तक वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका था और उसने काफ़ी पैसा बना भी लिया था। अब मुंबई के जितने भी हीरा व्यापारी थे उन सब से वो पैसा वसूलने लगा था और यहाँ तक कि उसके पैसा वसूलने की जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा हाई डिमांड की ये किया करता था कि कभी कभी तो जो हीरा कारोबारी हैं वो उन्हें ब्याज से पैसा उठाना पड़ता था और उसके बाद वो मदन को दिया करते थे। अब ये सब चल रहा था तो एक समय ऐसा आया कि सारे के सारे व्यापारी परेशान हो गए और बहुत सारी संख्या में उन्होंने पुलिस में जाकर इसकी मदद मांगी और मदन चौधरी के खिलाफ शिकायत की कि ये हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब व्यापारियों से मिलती लगातार शिकायत के बाद मदन चौधरी पर एक के बाद एक लगातार केस दर्ज हो रहे थे और पुलिस इससे कहीं ना कहीं परेशान होने लगी थी। तो पुलिस ने इसको ढूंढ कर मारने का एक प्लान बनाया और इसके पीछे मुखबिर लगा दिए। हालांकि उसमें थोड़ा लंबे समय का वक्त लगा, करीब 3 महीने बीत चुके थे और 3 महीने बाद पुलिस को एक मुखबिर का फ़ोन आता है। वो मदन चौधरी की लोकेशन बताता है, साथ ही वो कहता है कि किर गांव में मदन चौधरी एक रंगदारी के पैसे लेने के लिए आया है। हालांकि वो ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं है, अगर तुम टाइम से नहीं पहुँचे तो वो पैसे लेकर फरार हो जाएगा। और इतना सुनते ही पुलिस की जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे प्रफुल्ल भोंसले, वो एक टीम गठित करते हैं और वहाँ मौके पर पहुंचकर उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जैसे ही वो अपने ठिकाने से बाहर निकलता है तो पुलिस उसको घेर कर 1998 में मदन चौधरी का एनकाउंटर कर देती है। हालांकि इस एनकाउंटर की चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि इतना सातिर जो लंबे समय से भेष बदलकर पुलिस के सामने हथियारों की सप्लाई करता था, पैसों को इधर से उधर करता था, अब पुलिस उस तक पहुंच चुकी थी और उसका एनकाउंटर कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से अंत हुआ मदन चौधरी उर्फ मेंटल का। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी क्राइम की स्टोरियों को जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, आप वो प्यार देते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मुझे और मेरे कैमरामैन तिलक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।